हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल किचिक्स बैग। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम लोग को पता है जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होता है? ऑक्सीजन यूज़ होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इस सबको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन यूज़ होता है। ठीक, इस जिससे क्या होता है? जिससे एनर्जी रिलीज होता है। अगर अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? इससे एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करके वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। उसीलिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। समझ गए? ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है। किसका ब्रेकडाउन करेगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। जिससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसका एक्सचेंज होगा इसमें? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर में। हम लोग ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? सो ब्रीथिंग है एक्सचेंज ऑफ CO2। O2 मतलब ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 फ्रॉम एटमोस्फियर। इसका एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। कहाँ होगा? एटमोस्फियर में। फ्रॉम एटमोस्फियर। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? उसी को ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या आप समझ गए? इसमें क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एटमोस्फेयर में और ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से हम लोग क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहले क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कौन सा मोड यूज करता है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन सा? पोरीफेरा। पोरीफेरा से पोरीफेरा टू एस्केलमिहेंथिस। एस्केलमिहेंथिस क्या यूज करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन? ये लोग को क्या होता है? ये लोग का होता है डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होता है? ये डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन। हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू अपना ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कौन? पोरीफेरा से एस्केलमिहेंथिस तक। फिर देखेंगे सेकेंड देखेंगे जिसके पास मोस्ट क्यूटिकल होता है। जिसके पास क्या होता है? मोस्ट क्यूटिकल होता है। किसके पास होता है मोस्ट क्यूटिकल? अर्थवार्म। अर्थवार्म के पास क्या होता है? मोस्ट क्यूटिकल होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सो किसके पास होता है? ये अर्थवार्म। अर्थवार्म के पास क्या होता है? मोस्ट क्यूटिकल होता है, जिसके चलते क्या करते हैं? उससे वो अपना गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। फिर है थर्ड देखेंगे जिसके पास मोइस्ट स्किन होता है। ठीक है, क्या होता है? मोइस्ट स्किन होता है, जिससे क्या करते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। तो किसके पास होता है मोइस्ट स्किन? मोइस्ट स्किन। सो आप डिस्कस करेंगे किसके पास मोइस्ट स्किन होता है, जिससे क्या होता है? वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। कौन है वो? फ्रॉग। फ्रॉग के पास क्या होता है? मोइस्ट स्किन होता है, जिसके थ्रू वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। कैसे करता है? क्यूटेनियस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर देखेंगे हम लोग फोर्थ, जो मोलस्का होता है। ठीक है, मोलस्का के पास क्या होता है? फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मोलस्का के पास फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। सो फेदर लाइक स्ट्रक्चर किसके पास होता है? फेदर लाइक स्ट्रक्चर। सो फेदर लाइक स्ट्रक्चर किसके पास होता है? मोलस्का। ठीक, मोलस्का के पास होता है, जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। फिर देखेंगे हम लोग ने अभी तक क्या डिस्कस किया? पोरीफेरा से एस्केलमिहेंथिस डिफ्यूजन का यूज करते हैं। फिर देखे मोस्ट क्यूटिकल किसके पास होता है? मोस्ट क्यूटिकल होता है अर्थवार्म के पास। फिर देखे मोस्ट स्किन
मोस्ट स्किन किसके पास होता है? मोस्ट स्किन होता है किसके पास? फ्रॉग के पास, जिससे क्या करते हो? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। और देखे फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके पास? मोलस्को के पास। अब है देखो जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, रेप्टेलिया, बर्ड्स और मेमल्स, ये सब के पास क्या होता है? ये सब के पास होता है लंग्स। ये लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ये लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? लंग्स। समझ गए? ये लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ये लोग के पास क्या है? लंग्स है। किसके किसके पास है? एम्फीबिया, रेप्टेलिया, बर्ड्स और मेमल्स। मेमल्स में हम लोग आते हैं, ह्यूमंस में किस में आता है? मेमल्स में आते हैं। तो इसके थ्रू क्या करता है? ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो कौन कौन सा आप देख लो ध्यान से, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कौन कौन से ऑर्गन है। तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सो आप देखेंगे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आप देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन मतलब ह्यूमन में क्या आते हैं? हम लोग आते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम लोग कौन कौन सा, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका स्ट्रक्चर? ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसको ध्यान से देखो। आपको जो सबसे अपर पार्ट दिख रहा है, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है बिटवीन ईयर, जिससे क्या होता है? ईयर और फुट पास होता है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन ओपनिंग है किसके बीच? ठीक है, कॉमन ओपनिंग है कहाँ से? जिसमें कहाँ होता है कॉमन ओपनिंग कहाँ पर? जिससे क्या होता है? ईयर और फुट वहीं से पास होता है, उसे बोलते हैं प्लेस को फेरिंग्स। तो देखो इसमें आपको सबसे जो अपर पार्ट दिख रहा है, सबसे अपर आप दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या है? इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? क्या करता है एपिग्लोटिस? तो ध्यान से समझना कि एपिग्लोटिस करता क्या है। सो एपिग्लोटिस क्या करता है? जब हम लोग स्वेलिंग करते हैं, जब हम निगलते हैं किसी भी चीज़ खाते हैं कि निगलते हैं किसी भी खाना को, कुछ भी फूड को, तब क्या होता है? एपिग्लोटिस क्या करता है? ये कवर प्रोवाइड करता है, ये कवर देता है। ये ग्लोटिस को कवर करता है। किसको कवर करता है? जो विंड पाइप है ग्लोटिस, उसको कवर करता है। कौन? एपिग्लोटिस। कब करता है? ड्यूरिंग स्लोइंग। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका? इट्स कवर ग्लोटिस ड्यूरिंग स्लोइंग। तो लिख लेते हैं उसको। क्या करता है ये? एपिग्लोटिस क्या करता है? कवर करता है। कवर ग्लोटिस, ग्लोटिस ड्यूरिंग, कब करता है? स्लोइंग। मतलब जब हम लोग खाना निगलते हैं खाते हैं तब क्या करता है ये? ड्यूरिंग स्लोइंग कवर करता है। सो आप समझ गए एपिग्लोटिस का सबसे पहला फंक्शन जो आपके एनसीईआरटी में है, सबसे पहला दिया है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? ये कवर करता है किसको? ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ठीक है, विंड पाइप है जिसको एक कवर करता है। कब करता है? ड्यूरिंग सलोइंग। ठीक है, जब निकलने टाइम ये कवर करता है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड, ये है लैरिंग्स। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आपका क्या है? इसको बोलते हैं लैरिंग्स। सो लैरिंग्स का फंक्शन क्या है? लैरिंग्स क्या करता है? सो लैरिंग्स क्या करता है? ये क्या होता है? ये कार्टिलेजिनस होता है, थिन कार्टिलेजिनस का बना है। ये कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनियस, जो क्या करता है? किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है फॉर साउंड प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं कार्टिन, क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसमें हेल्प करता है? ये
हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है कौन? लैरिंग्स। सो कार्टिलेजियस होता है और क्या होता है ये? एंड हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है कौन? लैरिंग्स। उसी लिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्यों बोलते हैं? आपको आज समझ आ गया होगा कि लैरिंग्स को क्यों बोलते हैं। क्योंकि यहीं से क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन होता है लैरिंग्स से ही। उसके बाद देखो जो आपको ये दिख रहा है ठीक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको बोलते हैं ट्रिकिया। इस पोर्शन को पूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रिकिया। ये क्या है? ट्रिकिया है। जो ट्रेकिया है, ये कितने मतलब कितने थिन कार्टिलेजियस से बना है? ये 15 to 20 कार्टिलेजियस रिंग से बना है। कितने रिंग से बना है? 15 to 20 कार्टिलेजियस रिंग से बना है। किससे बना है? कार्टिलेजियस रिंग से बना है। आप एक एक चीज समझो, जहां से मैं हर चीज का आपको मैं एक्सप्लेन बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले देखे एपिग्लोटिस, फिर देखे लैरिंग्स, और फिर है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया कितने कितने कार्टिलेजियस रिंग से बना है? 15 to 20 कार्टिलेजियस रिंग से बना है। कौन? ट्रेकिया। क्लियर? अब देखो, अब जो आपको ये दिख रहा है जिससे जो ट्रेकिया ये डिवाइड हुआ है, जहां पर ये ट्रेकिया देखो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है, टू पार्ट्स में ट्रेकिया डिवाइड हुआ है। यहाँ पर ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसी पोर्शन को बोलते हैं। जहां पर ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसी पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसी पोर्शन को बोलते हैं फिफ्थ हेपेटिक। क्या बोलते हैं इसको? फिफ्थ हेपेटिक। जहां पर फिफ्थ हेपेटिक थोरसिक, सॉरी फिफ्थ थोरैसिक, सॉरी गलत हो गया, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। जहां से क्या होता है? जो ट्रेकिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो ट्रेकिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं उसको? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिर देखो जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ट्रेकिया के नीचे पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ब्रोंकी या ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? इस पोर्शन को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्या? ब्रोंकाई या ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई भी बोलते हैं या ब्रोंकस भी बोलते हैं। कौन से पार्ट को बोलते हैं? समझ गए? इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पोर्शन को बोलते हैं ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ब्रोंकाई कितने टाइप का होता है? प्राइमरी ब्रोंकी होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप का होता है कौन? ब्रोंकाई। तो आप ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पोर्शन को बोलेंगे, ध्यान से देखो, ये ब्रोंकी है, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, और ये टर्सरी ब्रोंकाई। मतलब आपको पूरा इसमें जो ब्रोंकाई होता है वो 3 टाइप्स का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ब्रोंकाई के बाद आएगा ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोले हैं ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। और पार्ट दिख रहा है आपको, क्या है? ब्रोंक्यूल्स है। और जो लास्ट पार्ट है, जो आपको पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, कैसे शो है वो? जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है यहाँ पर, देखो जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं एल्व्यूलाई। क्या बोलते हैं उसको? एल्व्यूलाई। तो ये क्या है? एल्व्यूलाई। जिससे क्या होता है? जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जिससे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है कौन से गैसेस का? बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं से एक्सचेंज होते हैं। कहाँ से? एल्व्यूलाई से।
बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई क्या है? एक इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जहाँ से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सा गैसेस का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्लियर, आपको पूरा ये डायग्राम क्लियर है कौन कौन सा पार्ट में गिवन है। अब देखो एक और बात, आपको जो इसमें लंग्स में क्या देखेंगे, लंग्स में आपको देखेंगे फिशर। क्या देखेंगे आपको? फिशर देखेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट, ये जो लंग्स है कौन साइड का? लेफ्ट साइड है। ये कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो राइट साइड में देखो, लंग्स के राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में के जो लंग्स में टू फीचर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? टू फीचर्स होते हैं। टू फीचर्स होते हैं, जो आपको टू फीचर्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं, जो नीचे पार्ट है, ठीक है, जो इधर है देखो, इसको बोलता है, इस फीचर को, इसमें लंग्स में आपको टू फीचर दिख रहे हैं। राइट लंग्स में क्या दिख रहे हैं? दो ठो फीचर दिख रहे हैं। जो नीचे वाला फीचर है, ठीक है, जो उसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। ऑब्लिक फीचर। और जो देखो ऑब्लिक फीचर, और जो आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में दिख रहा है, ये आपको एक और फीचर जो ट्रांसफर सेक्शन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर। जो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिख रहा है, मतलब ऐसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर। ये है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स फीचर। सो टू टाइप ऑफ फीचर होते हैं, किसमें? लाइट लंग्स में, ठीक है। राइट लंग्स में कितने होते हैं? टू फीचर होते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्लिक फीचर, जो नीचे साइड है, और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर, जो ट्रांसवर्स मिडिल में है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो लंग्स है वो थ्री पार्ट्स में, थ्री लोब्स में डिवाइड हो गया। कितने लोब्स में डिवाइड हो गया? लंग्स लंग्स थ्री लोब्स में डिवाइड हो गया। देखो, यह फर्स्ट लोब, यह सेकंड लोब, और यह थर्ड लोब। टोटल लंग्स जो है कितने पार्ट में डिवाइड है? थ्री पार्ट में, थ्री लोब्स में डिवाइडेड है। अब देखो जो लेफ्ट लंग्स है, ठीक है, जो लेफ्ट लंग्स है, उसमें क्या होता है? लेफ्ट लंग्स में क्या होता है? इसमें खाली एक ही फीचर होता है। एक ही फीचर आपको शो होगा, एक ही फीचर होगा यहीं पर, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। मतलब जो लेफ्ट लंग्स है, ठीक है, जो लेफ्ट लंग्स है उसमें खाली एक ही फीचर होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। लेफ्ट लंग्स में क्या होता है? खाली सिंगल फीचर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। और जो राइट लंग्स है उसमें टू फीचर होते हैं। राइट लंग्स में कितना होता है? टू फीचर होते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्लिक फीचर और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर। तो आप समझ गए किसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर और किसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर। अब देखो लंग्स के जो लंग्स में क्या हुआ है, ये जो कवरिंग है, ये आपको ब्लैक कलर का जो मैं आपको कवरिंग बनाया हुआ, देखो ये जो आपको कवरिंग दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, जो आपको लंग्स को जो मेम्ब्रेन, लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर कर रहा है, लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्यूरल प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरल मेम्ब्रेन टू टाइप्स होते हैं, पहले बोल दे रहा हूँ। प्लूरल मेम्ब्रेन टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल प्लूरल, और एक होता है एक्सटर्नल प्लूरल। एक क्या होता है? एक्सटर्नल प्लूरल। जो आपको लंग साइड दिख रहे हैं, ठीक है, लंग्स जो आपको लंग सरफेस में दिख रहे हैं, ये आपको देखो, ये जो आपकी लेयर है, मेम्ब्रेन है, आप किधर दिख रहे हैं? लंग सरफेस में दिख रहे हैं, ठीक है। टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट, कहाँ कॉन्टैक्ट है? टुवर्ड्स लंग सरफेस, तो उसको बोलेंगे इंटरनल प्लूरल। तो ये क्या है? अटैच टू लंग सरफेस, लंग सरफेस से अटैच है। और जो एक्सटर्नल प्लूरल है, वो देखो, जो एक्सटर्नल प्लूरल है वो कहाँ दिख रहा है आपको? एक्सटर्नल प्लूरल आपको आउटसाइड दिख रहा है, थोरेसिक कैविटी। ये क्या है? बाहर में, ये आउटसाइड है, थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। ये आउटसाइड, जो एक्सटर्नल प्लूरल कहाँ है? आउटसाइड है, किसके? लंग्स के।
अटैच आउटसाइड दी, कहाँ, आउटसाइड दी, आउटसाइड दी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब बाहर साइड लोकेटेड है, ठीक है। ये क्या है, जो एक्सटर्नल प्यूरल है कहाँ लोकेटेड है, बाहर में, मतलब लंग्स के बाहर है, थोरेसिक में लोकेटेड है। तो आप समझ गए, जो लंग्स होते हैं उसके टू मेम्ब्रेन होते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, टू मेम्ब्रेन होते हैं। एक को बोलते हैं इंटरनल प्यूरल जो अंडर साइड है लंग्स के टुवर्ड्स है, और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल प्यूरल जो लंग्स से बाहर है। तो पूरा स्ट्रक्चर है किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आप ध्यान से समझ गए होंगे कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। पूरा जो आपके एनसीईआरटी में हर चीज़ को मैं कवर किया हूँ, ऐसे नहीं कि एक चीज़ को भी छोड़ा हूँ। आप पढ़ लेना एनसीईआरटी, हर चीज़ आपको मिलेगा, वन बाय वन आप सब समझो। मैं आपको फिर से मतलब थोड़ा सा क्विक रिविजन दे रहा हूँ, समझो। सबसे पहले अपर मोस्ट में देखो, अपर मोस्ट पार्ट में आपको देखिएगा सबसे पहले एपिग्लोटिस, फिर है लेरिंग्स, फिर है ट्रेकिया, फिर है क्या है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके बाद है ब्रोंकी, फिर है ब्रोंक्यूल्स, फिर है अल्वुलाई। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये अच्छे से लिख लो इसको, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अब इसके आगे। तो इसको आप लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट। सो आप देखेंगे हम लोग, इसको आप लिख चुके होंगे, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, नहीं लिखोगे तो लिख लो। फिर हम लोग अब देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नोस्ट्रिल से, ध्यान से सुनना। सो आप देखेंगे आप देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल कहां तक, नोस्ट्रिल से, फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल कहाँ, मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट है नोस्ट्रिल, जिससे हम लोग एयर को इंटेक करते हैं। सो वहां से लेकर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। कहाँ तक, एक्सटर्नल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वहां तक को, वहां तक के पार्ट को, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिंग पार्ट। कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर पूरा कनेक्टिंग फ्रॉम टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। सो कंडक्टिंग पार्ट क्या है, समझ गए, कंडक्टिंग पार्ट इसको बोलते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिंग पार्ट। कनेक्टिंग फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है, ये कैरी करता है, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। पहला चीज़ क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है, कंडक्ट करता है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है, ये फॉरेन पार्टिकल्स जो आते हैं उसको क्लीन करता है। क्या करता है ये, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लीन करता है, क्लीन दी, एंट्री होने नहीं देता, ठीक है, उसको इसमें अल्वुलाई के पास उसको एंट्री होने नहीं देता। कौन, कनेक्टिंग पार्ट। पूरा आपको उस कनेक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट क्या करता है, जो फॉरेन आते हैं, ठीक है, क्लीन करता है फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन एजेंट को। समझ गए बात को, क्लीन दी, क्लीन फ्रॉम दी, क्लीन फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, क्लीन करता है, क्या क्लीन करता है, फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स से। सो आप समझ गए कि पहला चीज़ कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देखे
एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को बोलते हैं कनेक्टिंग पार्ट, जो क्या करता है, सबसे पहले फंक्शन है इसका क्लीन करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स से हम लोग को क्लीन करता है, पहला फंक्शन हो गया। अब देखो और क्या करता है, ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, मेंटेन टेम्परेचर। ये सब का हम किसका बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग पार्ट का बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या फंक्शन कर रहा है आप समझ रहे हो ना। फिर देखो क्या करता है, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कौन करता है, ये कंडक्टिंग पार्ट। फिर देखो और क्या करता है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये ह्यूमिडिफिकेशन करता है। क्या करता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन करता है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, जो एयर है उसमें वाटर ऐड करता है, एयर को भाप बनाता है एक प्रकार से। ठीक है, जो एयर है उसमें वाटर वेपोरेट करता है। जो एयर है उसमें क्या करता है, वाटर वेपर ऐड करता है। उसी को प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। एयर में क्या हो रहा है, एयर में क्या ऐड हो रहा है, एयर में ऐड हो रहा है वाटर वेपर, जिसको भाप बोलते हैं। उसी लिए आपने कभी न कभी किया हुआ, देखा होगा, जब कभी कभी भी कांच में हम लोग हा करते हैं, ठीक है, हा करते हैं, फिर उसमें क्या होता है, उसमें उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि हाँ करते हैं तो इधर से हम लोग कुछ इसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब मॉइस्चर आ जाता है उसमें। क्या होता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर तो क्या क्या हो रहा है इसमें, एयर में हम लोग मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। वाटर में क्या हो रहा है, मॉइस्चर, एयर में क्या हो रहा है, मॉइस्चर ऐड हो रहा है। उसके बाद देखो ये है कनेक्टिंग पार्ट। हम लोग ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, कनेक्टिंग पार्ट देख लिया। अब देखो अल्वियोलस से अल्वियोलस से एल्वियोलस फ्रॉम एल्वियोलस, देखो फ्रॉम एल्वियोलस से क्या होगा, एल्वियोलस से लेकर पूरा एल्वियोलस टू डक्ट तक। एल्वियोलस से क्या, डक्ट तक के पार्ट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, एल्वियोलस से लेकर वहाँ डक्ट तक, एल्वियोलस से डक्ट तक के पार्ट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। कहाँ से, एल्वियोलस से पूरे डक्ट तक तो पार्ट इसका डक्ट है, वहाँ तक के पार्ट को बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन एक ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। कौन, रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कहाँ होता है, एल्वियोलस में, एल्वियोलाई में, यहाँ। ठीक है, तो आप लिख लो इसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसका एक्सचेंज होगा, O2 एंड CO2 का। O2 एंड CO2 क्या होगा, इसमें एक्सचेंज होगा। तो इसी को बोलेंगे क्या, रेस्पिरेटरी पार्ट। तो आप टू पार्ट है, आपको समझना है। एक को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। और फ्रॉम एल्वियोलस से कहाँ तक, डक्ट तक के पार्ट को बोलेंगे क्या, रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेटरी पार्ट बोलेंगे। तो कौन कौन सा पार्ट किसको उसको बोलेंगे, आप अच्छे से लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। तो आप इसको फटाफट से लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग थोरेसिक चैम्बर। सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग थोरेसिक चैम्बर। सो जो थोरेसिक चैम्बर होते हैं, थोरेसिक चैम्बर कहाँ से किस चीज़ से फॉर्म हुआ है इसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा साइड से ये फॉर्म हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक है थोरेसिक चैम्बर। जो थोरेसिक चैम्बर है कौन कौन से साइड से कैसे कैसे फॉर्म हुआ है उसको देखेंगे। सो जो थोरेसिक चैम्बर है वो समझना आप, थोरेसिक चैम्बर डोर्सली कहाँ से फॉर्म हुआ है, थोरेसिक चैम्बर डोर्सली, डोर्सली कहाँ से फॉर्म हुआ है ये, जो थोरेसिक चैम्बर है डोर्सली फॉर्म हुआ है कहाँ से, वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल
कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से। देखिए डोर्सली कहाँ से फॉर्म हुआ है, ये डोर्सली फॉर्म हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से। अब देखेंगे वेंट्रली, वेंट्रली कहाँ से फॉर्म हुआ है, वेंट्रली कहाँ से फॉर्म हुआ है ये, सो वेंट्रली फॉर्म हुआ है ये किस कहाँ से, स्टेटनम से, स्टेटनम से, ठीक है। कहाँ से हुआ है, स्टेटनम से। अब फिर देखो लेटरली कहाँ से फॉर्म हुआ है, लेटरली कहाँ से फॉर्म हुआ है, लेटरली कहाँ से फॉर्म हुआ है, लेटरली फॉर्म हुआ है ये रिब से, कहाँ से, रिब से। और लोअर साइड, इसका जो लोअर साइड है ये कहाँ से फॉर्म हुआ है, सो जो लोअर साइड है ये फॉर्म हुआ है डॉम शेप्ड डायफ्राम से। कहाँ से, डॉम शेप्ड, डॉम शेप्ड डायफ्रागम से, डायफ्रागम। इसको यहाँ में लिख रहा हूँ, आप देख लो, नहीं दिखेगा आपको, डायफ्रागम। ठीक है। सो देखो कौन कौन सा साइड से कैसे कैसे फॉर्म हुआ है। सबसे पहले देखिए हम लोग जो डोर्सली है, ठीक है, डोर्सली कहाँ से फॉर्म हुआ है, डोर्सली फॉर्म हुआ है कहाँ से, वर्टिब्रल कॉलम से। डोर्सली कहाँ से फॉर्म हुआ है, डोर्सली फॉर्म हुआ है कहाँ से, वर्टिब्रल कॉलम से। फिर देखिए वेंट्रली, वेंट्रली कहाँ से फॉर्म हुआ है, वेंट्रली फॉर्म हुआ है स्टेटम से, वेंट्रली फॉर्म हुआ है कहाँ से, स्टेटम से। फिर है लेटरली, लेटरली कहाँ से फॉर्म हुआ है, रिब से, ठीक है, रिब से फॉर्म हुआ है। और है लोअर साइड कहाँ से फॉर्म हुआ है, डोम शेप्ड डायफ्रागम से, डायफ्रागम, ठीक है। सो डोम शेप कहाँ से फॉर्म हुआ है, डोम शेप फॉर्म हुआ है डायफ्रागम से। तो आपने समझ गया होगा कि जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर कहाँ कहाँ से फॉर्म हुआ है, क्लियर है आपको। डोर्सली कहाँ से हुआ है, वेंट्रली कहाँ से हुआ है, लेटरली कहाँ से हुआ है, और लोअर साइड है वो कहाँ से हुआ है। जो आपको इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, इसमें देखो जो आपको नीचे साइड से शेप दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायफ्रागम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डायाफ्रागम, डायाफ्रागम। तो आपको अब इसी के साथ आपका पूरा ये चैप्टर, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं, पूरा टॉपिक आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बस आपके स्टार्टिंग में इतना ह्यूमन है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ में दिया मैं आपको, जो हर चीज़ को मैं आप प्रॉपर कौन सा एक चीज़ का क्या क्या फंक्शन उसको मैं प्रॉपर बताया हूँ आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। तो इसको अच्छे से आप क्लियर लिख लो, फिर देखेंगे हम लोग अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैं इसको भी रफ करूँगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को भी रफ करूँगा, तो इसको भी आप लिख लो। फिर देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग को जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसको भी मैं जो नाम लिखा है, ठीक है, इस डायग्राम को मैं रहने दे रहा हूँ, जो नाम लिखा है, जो नेम है, उसको मैं रफ कर रहा हूँ, जहाँ पे स्पेस मिलेगा आप, ठीक है। तो आप इसको नेम को आप लिख चुके होंगे। सो अब इसमें आपको डायग्राम का हेल्प हो जाएगा इसमें, उसी मैं रफ नहीं करूँगा, डायग्राम से आपको अच्छे से और समझ आएगा। सो देखो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे अब। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे। सो आप समझना जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देखेंगे हम लोग सबसे पहले, समझो इसको, इसमें क्या देखेंगे, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो हम लोग एयर इंटेक करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एयर को इंटेक करते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। एयर इंटेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन।
जब एयर इंटेक करते हैं, सांस लेते हैं, जब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंस्पायरेशन। जब एयर इंटेक करते हैं, ठीक है, व्हेन एयर इंटेक, इंस्पायरेशन मतलब एयर इंटेक। जब एयर को इंटेक करेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन, और जब एयर को इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है, जब एयर को एक्सहेल करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। सो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि किसको बोलते हैं इंस्पायरेशन और किसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। समझे आप? जब एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन बोलते हैं। और जब एयर को एक्सहेल करते हैं, जब एयर को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्पायरेशन। सांस लेंगे तो एस्पायरेशन, सांस छोड़ेंगे तो बोलेंगे उसको एक्सपायरेशन। क्लियर है? इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे, कौन सा मैकेनिज्म है जिससे एक होता है ये। तो पहले समझ जाए आप, आपके सिंपल डिफ्यूजन होता है कि किसके थ्रू होता है ये? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसमें क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज़ अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। फॉर द एग्जाम्पल, ये मार्कर, ठीक है, मतलब ये मार्कर है। आप समझना कि हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब पता होगा आपको, यहाँ पर पानी ज़्यादा है और यहाँ पर पानी कम है, और इसमें पाइप लगा है, ठीक है, पाइप लगा है। सो आपको पता है, नॉर्मल बात भाई, कॉमन बच्ची सेंस है वो, किसमें का जो पानी है वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पानी कहाँ है? इधर पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ पानी क्या है? पानी इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है। तो कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? जो इंस्पायरेशन में है, जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में भी वही फेनोमिनन होगा। इसमें भी क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। इसमें क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, जिससे एयर का फ्लो होगा। और कैसे होगा उसको पूरा मैकेनिज्म को ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा हर चीज़ क्लियर करूंगा। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या होगा? अगर इंट्रा इंट्रा पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी अगर ध्यान से सुनो, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तब क्या होगा? जब इंस्पायरेशन होगा। तब क्या होगा? तब होगा इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कब होगा? जब हम लोग का क्या, इंटर इंटर ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्या, कौन सा प्रेशर? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तब क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा। तब क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा। और एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है। कहाँ से? किससे? एटमॉस्फेयर से। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस है, ठीक है, यहाँ क्या है? इंटर पल्मोनरी प्रेशर लेस है। इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या है? लेस है। लेस है, किससे लेस है? एटमॉस्फेरिक से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्लियर है आपको? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस है, किससे कम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तब क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी पल्मोनरी प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है? मोर है, हाई है। किससे हाई है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, किससे हाई है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई है। तब क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। सिंपल चीज़ है, मतलब जब हम लोग का बॉडी का, लंग्स का क्या होगा? लंग्स का जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ध्यान से सुनना, लंग्स का जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होगा, जब लंग्स का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा भाई।
तो अंदर से, ठीक है, जो बाहर अंदर में क्या है, अंदर में इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, हाई है, और बाहर कम है, तो क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपायरेशन। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर कम है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर बॉडी लंग्स के अंदर क्या है, कम है, तो बाहर ज़्यादा है, सो बाहर से अंदर जाएगा ना, ठीक है, बाहर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगा भाई, उसी को बोलेंगे इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे उसी को बोलेंगे इंस्पायरेशन। तो आप क्लियर हो गए कि इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है। अब देखेंगे इसको कौन सा मैकेनिज्म है, कैसे ये हो रहा है, कैसे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है कैसे कम हो रहा है, कैसे ज़्यादा हो रहा है, कौन से मैकेनिज्म उसको दिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो डायफ्रागम है, जो डायफ्रागम का कांस्टेंट क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। डायफ्रागम, जब डायफ्रागम कांस्टेंट, जब डायफ्रागम, ध्यान से सुनना, जब डायफ्रागम कांस्टेंट कांटेक्ट करेगा, जब डायफ्रागम क्या होगा, डायफ्रागम का जब कांटेक्ट क्या होगा, इसका कंट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब क्या होगा, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट तब क्या होगा, जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मतलब सुखड़ेगा, समझो आप ध्यान से उसको, जब डायफ्रागम सुखड़ेगा मतलब, ठीक है, इसे डायफ्रागम सुखड़ेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसका जो थोरेसिक वॉल्यूम है, जब उसका थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ये थोरेसिक वॉल्यूम है, जब पेट दबेगा तो और क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, ठीक है। सो जब डायफ्रागम कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जब डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज। कहाँ इंक्रीज होगा ये, इन पोस्टेरियर एक्सिस। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्या है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक चैम्बर। सो डायफ्रागम जब कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जब डायफ्रागम कांटेक्ट करेगा, सुखड़ेगा, ठीक है, कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कहाँ होगा, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, कहाँ होगा, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होगा, क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो पहला समझ गए, जब डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेम वही देखो, समझो आप सेकंड केस के लिए, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल कौन सा समझो, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्या, एक्सटर्नल इंटर जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कांटेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप पूछोगे अब कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसको बोलते हैं, बहुत लोग को पता होगा, जिनको पता होगा वो समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता सुनो ध्यान से। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर होता है, रिब्स में होता है, ये रिब्स है, ठीक है, लंग्स है, लंग्स में क्या है, रिब्स होते हैं, लंग्स के जो रिब्स होते हैं इसके बीच में जो मसल्स होता है, ठीक है, मसल्स होता है, मसल्स के जो अपर साइड है, जो बाहर साइड है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, ठीक है, वो जो बाहर साइड है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कोस्टल मसल, और जो अंदर साइड है रिब्स के जो अंदर साइड है तो उसको बोलेंगे इंटरनल कोस्टल मसल। समझ गए, तो कौन किसको बोलते हैं, कोस्टल मसल। सो देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेंगे, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेंगे तब क्या होगा, सेम वही क्या होगा, कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, जिससे क्या होगा,
इससे भी थोरेसिक थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये? हो रहा है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। कहाँ पर हो रहा है ये? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। सो जो थोरेसिक वॉल्यूम है चैम्बर, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कहाँ पर होगा ये? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जब कांटेक्ट करेगा, कौन कांटेक्ट करेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेगा, तब क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम का जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम का जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा। कहाँ पर होगा ये? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। कहाँ पर? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में होगा। जिससे क्या होगा समझो, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा आप देखो, यहाँ पर देखो, जब ये कांटेक्ट करेंगे, डायफ्रागम का कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट मतलब कंट्रैक्शन हो गया, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कांटेक्ट हुआ, तो ये दोनों से क्या हो रहा है? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। अब टोटल थोरेसिक वॉल्यूम का चैम्बर इंक्रीज हो गया है। अब क्या हुआ? जब टोटल थोरेसिक थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, जब टोटल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डायफ्रागम का भी हो गया और किसका हो गया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी क्या हुआ? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तब क्या होगा? तब प्रेशर जो है थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक का जो थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? थोरेसिक, जिससे क्या होगा? जिससे थोरेसिक चैम्बर का जो प्रेशर है, चैम्बर का जो थोरेसिक चैम्बर ऑफ थोरेसिक चैम्बर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। सो आप समझ गए, जब ये थोरेसिक चैम्बर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इससे इंस्पायरेशन होगा। फिर क्या होगा? जब इससे क्या होगा? इससे क्या रिलेट करेगा? इससे क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन। तो आप कौन सा मैकेनिज्म में हम लोग इंस्पायर करते हैं? सिंपली आप समझ गए कि कैसे इंस्पिरेशन होता है। पूरा मैकेनिज्म है ये, कैसे कैसे ये इंस्पिरेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। कौन कंट्रैक्शन करेगा? कौन? डायफ्रागम। डायफ्रागम का जब कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम का, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। कहाँ पर होगा? एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर क्या होगा? कंट्रैक्शन आप कौन करेगा? आप करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट करेंगे तब क्या होगा? तब भी थोरेसिक वॉल्यूम का जो इंक्रीज होगा, क्या होगा? फिर से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कहाँ पर होगा? अब ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये कहाँ पर होगा? ये होगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। फिर क्या होगा समझो, ये तो हो गया। फिर उसके बाद टोटल तो मतलब डायफ्रागम का और एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल का भी दोनों का थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जिससे क्या होगा? जिससे थोरेसिक चैम्बर का जो प्रेशर है, थोरेसिक चैम्बर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर अंदर प्रेशर कम है, मैं आपको सबसे पहले बताया था, अगर इंटर इंटर का परमोलरी प्रेशर कम है तो क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर से इंस्पायरेशन होगा। तब क्या होगा? तब होगा इंस्पायरेशन। तो आप समझ गए कि इंस्पायरेशन कैसा होता है, कौन सा फेनोमिनन होता है। क्लियर है आपको? अब देखो एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन सिंपल है, इससे बहुत सिंपल है। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें जो बॉडी है जो रिलैक्स रहेगा, रिलैक्सन होगा इसमें। किसका? इसमें रिलैक्सन होगा डायफ्रागम का और इंटर कोस्टल मसल का, ठीक है। इंटर कोस्टल मसल इसमें रिलैक्स करेंगे। एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में जो डायफ्रागम है और इंटर कोस्टल मसल है, इंटर कोस्टल मसल और डायफ्रागम क्या होगा? इसका रिलैक्स होगा, रिलैक्सन होगा, रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स रहेंगे तो तब क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब क्या होगा? इसे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? थोरेसिक, इसमें क्या हो रहा है? थोरेसिक जो थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है उसमें क्या होगा? एक्सप्रेशन में थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। जिससे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्सपायर होगा, बाहर जाएगा। समझ गए? उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन।
क्या बोलते हैं उसी फेनोमिनन को बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे, आप लोग इसको पहले लिख लो, फिर देखेंगे अब एक्सपायरेशन। अब देखेंगे एक्सपायरेशन। सो आप देखेंगे एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा समझो, जो डायफ्रागम है एक कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स रहेगा। ठीक है, सो समझो अब जो एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसमें डायफ्रागम 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 और इंटरकोस्टल कोस्टल मसल क्या होंगे, इसमें रिलैक्स होंगे। इसमें डायफ्रागम और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे, रिलैक्सन होगा इसका, रिलैक्सन। तब क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब क्या होगा, जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, इससे इससे होगा प्रेशर इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप समझ गए होंगे। इंस्पायरेशन कब होता है, कंट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। इंस्पायरेशन कब होता है, जब जो डायफ्रागम है और इंटरकोस्टल मसल है ये क्या होता है, रिलैक्स होता है, शांत होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं, जब शांत होगा तब बोलेंगे वो क्या होगा, उससे एक्सपायरेशन होगा। तो समझ गए आपकी इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है। उसके बाद एक बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन, एक को बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इसको भी समझो, फोर्स्ड फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन से क्या होगा, जितना सांस निकालना चाहिए हम लोग को, जितना एयर निकालना चाहिए उससे हम लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, जबरदस्ती निकाल रहे हैं, फोर्स्ड करके निकाल रहे हैं, उसी को बोलेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन। उससे क्या होगा, उससे आपका क्या होगा समझो, पहला तो इंटर इंटरकोस्टल मसल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगे, सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल और कांटेक्ट करेंगे, इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेंगे, और कौन करेगा, साथ में एब्डोमन एब्डोमन ठीक है, एब्डोमन मसल भी क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जब इंटरनल कोस्टल मसल और एब्डोमन मसल ये दोनों कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन होगा। जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन होगा तब क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमन मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमन एब्डोमन मसल कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, तब इससे क्या होगा, इससे इससे क्या होगा समझो, इससे होगा थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इससे इससे क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज। अगर थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो आप समझ गए पूरे फेनोमिनन को कैसे है ये, किसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन, किसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्या है फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमन मसल और इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, उससे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। सिंपल है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर उसको कभी नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ोगे फिर याद आ जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको रटोगे तो आपको हो जाएगा आपका, हर आधा घंटा में भूल जाओगे, समझे ना।
तो आप समझना है इसको, मतलब क्या, कैसे कैसे किसको बोलते हैं, एक्सपायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, हर चीज़ का वर्ड का मतलब समझना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। इसको फटाफट से लिखो। ठीक है, तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हम लोग अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्या है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज? सो समझो ध्यान से, किसको बोलते हैं सो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और एंड कैपेसिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैपेसिटीज। सो क्या है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी, उसमें देखेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखेंगे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, इसमें हम लोग का है एक ग्राफ है जो आपको समझना है। एक ग्राफ है जिसको आपको ध्यान से समझना है, तो आपको समझ जाएगा ये। जब हम लोग, आप भी मैं भी नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल मतलब ऐसे जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, अभी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली ले रहे हैं सांस, तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? जब हम लोग नॉर्मल सांस एयर लेते हैं, ठीक है, एयर इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, तब उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मली उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक क्या है, जब हम लोग नॉर्मली एयर इंटेक कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं नॉर्मल। अब मैं अभी नॉर्मल ले रहा हूँ, आप भी अभी नॉर्मली ले रहे हो, तो उसको बोलेंगे क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? सो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। कितना? 500 ml होता है इसका। अब देखो, अब क्या होगा, अब जो हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं भाई, अब आप कूदोगे भागोगे, जब भागोगे कूदोगे तो क्या होगा, आपका ब्रीथिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना आपको एयर लेना था, नॉर्मली जितना लेना था, उससे आप ज़्यादा लोगे। आप समझ रहे हो बात को? जब आप कूदोगे भागोगे तो क्या होगा, अब ज़्यादा मतलब थकोगे, ज़्यादा क्या होगा, ब्रीथिंग होगा। सो जितना आपको इनहेल करना था, जितना आपको एयर लेना था, ठीक है, उससे आप ज़्यादा लोगे। आप क्या करोगे, ज़्यादा इनहेल करोगे, तो उसको बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा। किससे एक्स्ट्रा? टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा ले क्या, इंस्पायर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंस्पायर कर रहे हो, इंस्पिरेशन कर रहे हो। अब ज़्यादा इंस्पिरेशन कर रहे हो, जैसे कि देखो, आप ज़्यादा इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम को भी बोलते हैं टीवी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टीवी। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम। सेकंड क्या है? सेकंड है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, समझ गए? जब नॉर्मली हम लोग लेते हैं उससे ज़्यादा, जितना हम लोग ज़्यादा फोर्स्ड क्या करके, फोर्स कर क्या लेंगे, फोर्स्ड इंस्पायर करेंगे, ज़्यादा लेंगे। नॉर्मली लेंगे तो बोलेंगे उसको टाइडल वॉल्यूम, और ज़्यादा ही हम लोग ब्रीथ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ब्रीथ करेंगे, ठीक है, एडिशनल एयर लेंगे, एडिशनल ब्रीथ करेंगे, एडिशनल अगर करेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसका जो होता है, कितना होता है ये, इसको सबसे पहले देखो, इसको बोलते हैं आई
आरवी, IRV आगे भी यूज होगा तो इसको मत भूलना, ठीक है। IRV क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है ये लगभग होता है 2500 टू 3000, ठीक है। 2500 टू 3000 होता है ml। ये क्या है? इसको बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेटरी, कितना हम लोग इंस्पायर किए हैं, कितना हम लोग सांस लिए हैं ज़्यादा, जितना लेंथ चाहिए उससे ज़्यादा लिए हैं, एडिशनल लिए हैं, ठीक है। जितना लेंथ चाहिए हम लोग को यार उससे ज़्यादा एक्सेल किए हैं, इनहेल किए हैं। क्या किए हैं? उससे ज़्यादा इनहेल किए हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ गए? अब देखो थर्ड है एक्सपायरेटरी 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 रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलते हैं? इसको क्या उसको बोलते हैं? ERV। क्या बोलते हैं इसको? ERV। इस शॉर्टकट नाम को आप समझना, याद रखना, बाद में काम आएगा, पढ़ेंगे भी, देखना। सो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? ERV बोलते हैं इसको। कितना होता है ये होता है 1000 से लेकर 1000 से 1100 तक, 1000 से 1100 तक होता है ml। क्लियर? क्या होता है ये? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसको बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होगा देखो, जितना हम लोग को सांस एक्सहेल करना चाहिए था उससे लेकिन ज़्यादा किए हैं, ठीक है। जितना हम लोग को सांस मतलब जितना हम लोग एयर एक्सहेल करना था, जितना हम लोग को एयर एक्सहेल करना था, निकालना था बाहर सांस, उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं। उससे क्या कर रहे हैं? उसे एडिशनल मतलब ज़्यादा निकाल रहे हैं। उसी को बोलेंगे क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे? इसी पार्ट को, पोर्शन को बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप क्लियर होंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। जब एडिशनल ब्रेथ करेंगे, एडिशनल ब्रेथ लेंगे, ठीक है, एडिशनल ब्रेथ लेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब एडिशनल एक्सपायर करेंगे, जब एडिशनल क्या करेंगे? एक्सपायर करेंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब है फोर्थ होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। सो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? किसको बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। सो रेसिडुअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? समझो ध्यान से। रेसिडुअल वॉल्यूम वो उतना जितना हम लोग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, जितना हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन से हम लोग जितना भी एक निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल किए हैं क्या एयर को, जितना भी हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन से एयर को एक्सहेल किए हैं, उसके बाद भी लंग्स में क्या मतलब लंग्स में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर मतलब उसमें होता ही होता है, लंग्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो एयर आपको मरोगे तभी जाएगा, वो मरते दम तक रहेगा, जब मरोगे तभी जाएगा वो एयर। क्यों रहता है वो प्रेजेंट हम लोग के लंग्स में? आपके लंग्स को कोलैप्स नहीं करने देता, लंग्स को कोलैप्स करने नहीं देता, उसीलिए वो एयर प्रेजेंट होता है। तो उसी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, आप जितना भी मतलब सांस बाहर निकाल लो, लेकिन आपके लंग्स में वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। समझ रहे बात को? तो जितना भी आप इनहेल कर दो, एक्सहेल कर दो, जितना भी आप एक्सहेल करो, सांस बाहर निकालो, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता ही है। उसी को बोलते हैं, इस जो आप देख रहे हो, इसी पोर्शन को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आरवी से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आरवी से। ये होता है 1100 टू 1200 ml। ठीक है, ये चारों चीज़ आपको समझ आया? इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम उसको बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है जब नॉर्मली हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं नॉर्मली, तो उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है?
जितना हम लोग को मतलब एयर लेना चाहिए था ब्रीथ, उससे हम लोग एडिशनल एडिशनल इंस्पायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना हम लोग को एयर ब्रीथ करना था, ठीक है, जितना एयर हम लोग को एक्सेल करना था, बाहर निकालना था एयर हम लोग को, उससे हम लोग ज़्यादा एडिशनल निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम उसको बोलेंगे जब जितना फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी जो भी एयर हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट है, उसी को बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, उसी को बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखो, अब आते हैं फिफ्थ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब बात करेंगे इंस्पायरेटरी। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में देखेंगे हम लोग कि कितना मतलब कैपेसिटी है, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जब हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल, ध्यान से सुनना, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीथ के बाद जितना भी हम लोग एडिशनल एयर इनटेक कर रहे हैं, जितना भी हम लोग एडिशनल एयर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीथ कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, जितना भी हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीथिंग क्या है मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना भी हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो समझ गए आप? तो इस मतलब एक आप समझो, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, इस कैसे बोलेंगे इसको? टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। जब हम लोग टीवी प्लस आईआरवी को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा? क्या चल जाएगा हम लोग को? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पिरेशन से इंस्पायरेट क्या पता चलेगा हम लोग को? हम लोग पता चल जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है आपको? जब टीवी और आईवीआर को ऐड करेंगे, एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी में आप समझ गए इंस्पायरेटरी क्या होता है और एक्सपायरेटरी क्या होता है। अब देखो, आप इसको लिख लो, फिर देखेंगे अब हम लोग। सो आप देखेंगे सिक्स्थ क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी और आप देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो आप देखेंगे सिक्स्थ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे? जितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, नॉर्मल एयर, ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक, एक्सेल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ कर रहे हैं, किससे? नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, एक्स्ट्रा कितना ब्रीथ कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जितना क्या कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मतलब नॉर्मल हम लोग एक्सेल कर रहे हैं एयर को, ठीक है, उससे मतलब अमाउंट, उससे मतलब क्या? एक्स्ट्रा हम लोग एक्सेल करेंगे, मतलब बताया था आपने आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब एक्स्ट्रा एक्सेल करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो किसका होता है ये होता है ई आर वी प्लस टी वी। ये आर वी क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को हम लोग जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को क्या? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब है हम लोग का सेवेंथ है फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल टाइडल कैपेसिटी, वॉल्यूम ही। सो फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम क्या है? सो फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम क्या समझना? फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम हम किसको बोलेंगे? जब हम लोग एक्स्ट्रा ब्रीथिंग करेंगे,
ध्यान से समझना, फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम क्या है? जितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हम लोग ब्रीथिंग करेंगे, जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, अब हम लोग जितना अमाउंट ऑफ फोर्स्ड एक्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, जितना हम लोग अमाउंट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, ध्यान से सुनना, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बचेगा, नॉर्मल एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल मतलब एक्सपायर करेंगे, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ क्या बचेगा, एयर बचेगा, किससे, नॉर्मल एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन नहीं बोल रहा, एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेल करना, जब नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्सपायर करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर बचेगा हमारे लंग्स में, उसी को बोलते हैं फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम या कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम को बोलते हैं, कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब नॉर्मली हम लोग ब्रीथ करेंगे, ठीक है, नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली हम लोग एक्सहेल करेंगे, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में बच जाएगा, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर हम लोग लंग्स में बच जाएगा, उसी को बोलते हैं फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम होता है टीवी, ठीक है, टीवी और ईआरवी को प्लस करते हैं तो पता चल जाएगा हम लोग को फंक्शनल टाइडल वॉल्यूम या कैपेसिटी। वॉल्यूम को भी बोलते हैं कैपेसिटी, तो कंफ्यूज मत होना कि वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। क्लियर है आपको? फिर है हम लोग का 8, जिसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर क्या है, वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या है, सो वाइटल कैपेसिटी मतलब जितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करेंगे, बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे, जितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकालेंगे, किससे, फोर्स्ड एक्सपिरेशन से, किससे, फोर्स्ड एक्सपिरेशन से, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन से, जितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग बाहर निकालेंगे, किससे, फोर्स्ड एक्सपायरेशन से, उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेंगे, उस फोर्स्ड एक्सपिरेशन से जितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकालेंगे, उसके बाद जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हम लोग ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो, जितना मतलब जोर से हम लोग सांस बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद जितना हम लोग ज़्यादा क्या करेंगे, उसके बाद जितना हम लोग सांस लेंगे, उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मतलब जितना हम लोग एयर एक्सपायर कर रहे हैं, जितना हम लोग एयर को क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, उसके बाद जो एयर बच रहा है, एयर उसके बाद सॉरी जो एयर इनहेल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो आप समझ गए होंगे कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, समझ गए। तो ये क्या होता है, ये होता है ईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व प्लस टाइडल वॉल्यूम। क्या है, प्लस टाइडल वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है आपको? वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी मतलब है जो हम जितना अमाउंट हम लोग ब्रीथ करेंगे, किसके बाद ब्रीथ करेंगे, जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन नहीं, सांस लेना, सांस छोड़ना, जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेंगे, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेंगे, उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसको ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी, ठीक है। अब है लास्ट, जिसको बोलते हैं टोटल टाइडल कैपेसिटी। टोटल टाइडल कैपेसिटी, सो जो टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको आपके इंस्टाटे में लिखा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। सो टोटल लंग्स कैपेसिटी, हम लोग के लंग्स में कितना कैपेसिटी है, समझो बात, नाम से पता चल जा रहा है। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कितना हम लोग एयर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, मतलब बहुत जोर से, मतलब सांस लेने के बाद भी, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग के लंग्स में बचेगा, जो प्रेजेंट रहेगा, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के बाद फोर्स्ड इंस्पायरेशन, आप कंफ्यूज मत होना, इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है। इंस्पायरेशन मतलब एयर इनहेल करना,
एक्सपायरेशन मतलब एयर एक्सेल करना। क्लियर है आपको? इंस्पायरेशन मतलब एयर को लेना, सांस लेना को बोलते हैं इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना को बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब क्या है टोटल लंग्स कैपेसिटर का? टोटल लंग्स कैपेसिटर का मतलब है जितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन से फोर्स्ड इंस्पायरेशन से हम लोग एयर इनटेक करेंगे, फोर्स्ड इंस्पायरेशन से जो एयर इनटेक करेंगे हम लोग उस, ठीक है, जो लंग्स में प्रेजेंट होगा, उसके बाद जो लंग्स में जो एयर प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो क्या हो जाएगा ये? सेम ई आर भी प्लस आई आर भी प्लस टी भी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ये सब को बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज लग रहा होगा कि उसको मतलब क्या है, वाइटल कैपेसिटी मतलब कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो उसको मतलब आप बार बार एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है। एनसीईआरटी आप समझ नहीं आएगा आपको, एक बार आप एनसीईआरटी रीड करो तो आपको और अच्छे क्लियर होगा। एनसीईआरटी में पूरा हर चीज़ को दो दो लाइन में एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को क्या किया है वो दो दो लाइन में एक्सप्लेन किया है। तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जाना अच्छे से पढ़ लेना, समझ नहीं आएगा तो। लेकिन मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट है, जितना समझाना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आप समझ पाओगे, ठीक है। सो आप समझ गए पूरा मतलब। टोटल हम लोग 9 तो पढ़े हैं क्या? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आपको कंफ्यूजिंग इसमें हुआ होगा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, फिर आपको फंक्शनल ऑफ वॉल्यूम। आप कुछ नहीं, आपको सिंपल है, आपको मतलब वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, वरना इंसर्टेड करना। क्लियर? तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे, फिर उसके बाद क्या पढ़े? ब्रीथिंग, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और फिर लास्ट देखे रेस्पिरेटरी एंड कैपेसिटीज। तो इस लेक्चर में बस इतना ही कवर करेंगे, ठीक, इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो बच्चा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।